हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे लग रहा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और अपनी तैयारी पर आप जोरदार तरीके से लगे होंगे। और इसी के साथ मैं इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए बहुत दिक्कत करते हैं, उसके साथ मैं आ गया हूं। जैसे पहला टॉपिक अपना है मनी सप्लाई। लेकिन एक मिनट, मनी सप्लाई समझने से पहले हम समझेंगे एम जीरो, और एम जीरो से पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है। जय हिंद सभी को, जय हिंद, नमस्कार। और आइए पेन और पेपर लेकर बैठिए और एक दो मिनट में सारी चीजों को हम किनारे कर देंगे समझ के। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मनी क्या होता है, उसके बाद समझेंगे एम जीरो क्या होता है, उसके बाद एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आ जाइए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है। टाइप्स ऑफ मनी, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार का होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले होता है आपका कमोडिटी मनी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है? जैसे मानिएगा, पहले के समय में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में जैसे मान लो ये मैं हूं, ये कोई और है, ठीक है, या कोई ये एक्स वाई जेड है, कोई इसका स्पेशल वन है ए बी सी। ये बात मानते हैं आप? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनको चाहिए भैया क्या? आलू चाहिए, ठीक है। इनके पास जो सबसे ज्यादा क्या है? आलू है। इनके पास सबसे ज्यादा क्या है? इनके पास है सर प्याज। अब इनको क्या चाहिए? प्याज चाहिए। इनको क्या चाहिए? आलू चाहिए। एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन दिक्कत तब आएगी ना, उस बंदे को आलू नहीं चाहिए, एबीसी को, इसको जो है आलू नहीं चाहिए, या इसको प्याज नहीं चाहिए। इसके पास जो है वो इसको नहीं चाहिए, उसके पास जो है इसको नहीं चाहिए। तो इस वजह से यहां पर दिक्कत आती थी। इसीलिए इसको बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी एक सामान मैं दूंगा, दूसरा सामान तुम हमें दे दोगे, हम दोनों का जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। इसको कमोडिटी मनी के नाम से जाना जाता था। इसी को क्या बोलते थे भैया? इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। ये बात आपको क्लियर हो गई? इसको क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। जैसे मानिए किसी के पास जो है गेहूं है, तो गेहूं से, और किसी को बर्तन की जरूरत है तो वो बर्तन खरीद सकता था। या किसी के पास बर्तन है और उसको कपड़े की जरूरत है तो वो कपड़ा भी ले सकता था। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कमोडिटी मनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कहते हैं सर फियाट मनी। क्या कहते हैं इसको? फिएट मनी के नाम से जाना जाता है। सर फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी का मतलब होता है सर पेपर करेंसी। बात समझ में आ रही है? जो हम पेपर करेंसी यूज करते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? इनको फिएट मनी के नाम से जाना जाता है। इसकी फेस वैल्यू जो होती है, फिएट मनी की फेस वैल्यू जो होती है, वो ज्यादा होती है किससे? उसके रियल वैल्यू से। थोड़ा ध्यान समझिएगा, 2 मिनट लगेगा, मैं समझा दूं आपको। देखो, एक पेपर है, एक पेपर है, और पेपर का प्रिंटिंग कॉस्ट कितना आया है? 2 रुपए। पेपर का प्रिंटिंग कॉस्ट आया है 2 रुपए। इस पे लिखा कितना रुपए है? 500 रुपए। तो बताइए इसका कॉस्ट ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसकी फेस वैल्यू जो है ज्यादा हो गई, किससे हो गई है? रियल वैल्यू से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको फिएट मनी के रूप में जाना जाता है, जो हम पेपर करेंसी यूज करते हैं। तीसरा होता है अपने पास मेटेलिक मनी। क्या कहते हैं इसको? मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी से क्या समझते हैं? मेटेलिक मनी का मतलब होता है जो मेटल्स के बने होते हैं। जैसे मानिएगा गोल्ड का कॉइन है, लिखा हुआ है 10 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। मेटेलिक मनी की इंट्रिंसिक यानी अंतर्निहित मूल्य ज्यादा होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मूल्य, इंट्रिंसिक मूल्य जो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है उसके, क्या, उसके फेस वैल्यू से। यानी रियल वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, फेस वैल्यू जो होती है वो कम होती है। उसको मेटालिक मनी के नाम से जाना जाता है। चौथा होता है लीगल टेंडर। चौथा क्या होता है अपने पास? अपने पास होता है सर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब है? लीगल टेंडर का मतलब है जिसको सरकार ने वेरीफाई कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है। लीगल टेंडर को ही ऑफिशियल करेंसी ऑफ कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ऑफिशियल करेंसी ऑफ कंट्री। ऑफिशियल करेंसी ऑफ कंट्री, यानी ऑफिशियल करेंसी कहा जाता है किसको? कंट्री का ऑफिशियल करेंसी किसको कहते हैं? लीगल टेंडर को कहते हैं। और लीगल टेंडर, जो भी लीगल टेंडर होता है उसको आप मना नहीं कर सकते लेने से। ये मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये बात याद रखिएगा। लीगल टेंडर अगर है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मानिए मैं कोचिंग का फीस देने जा रहा हूं और मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए उनकी फीस है, और मैं सिक्का लेके चला गया, तो ये कोई मना नहीं कर सकता कि सिक्का हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लीगल टेंडर है और लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो ये है लीगल टेंडर। उसके बाद आता है फिड्यूसरी मनी। क्या कहते हैं उसको? फिड्यूसरी मनी। अब देखिएगा, फिड्यूसरी,
फिड्यूसरी मनी का मतलब, फिड्यूसरी मतलब हो गया ट्रस्ट, जहां पर ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है उसको फिड्यूसरी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दिया जाता है। जैसे मानो मेरा पैसा देने का मन नहीं कर रहा है किसी को, मैं क्या कर दूंगा, मैं चेक दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या कहेंगे, उसको फिड्यूसरी मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट इसको किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के आधार पर इसको किया जाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, चेक्स, चेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिड्यूसरी मनी होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद आता है छठा, ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी, ऑप्शनल मनी से क्या समझते हैं? ऑप्शनल मनी का मतलब हो गया, देखो ऑप्शनल मनी को ही नॉन लीगल टेंडर के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉन लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, इसको नॉन लीगल टेंडर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शनल मनी का मतलब, मुझे मन नहीं कर रहा पैसा देने का तो मैं चेक दे दूंगा, मुझे मन नहीं कर रहा पैसा देने का मैं कमर्शियल पेपर दे दूंगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शनल, वैकल्पिक, उसकी जगह पे कुछ चीज को यूज करना। जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा, चेक्स, पैसा मन नहीं किया तो चेक्स दे दिया आपने। चेक्स की जगह आप ये भी बोल सकते हैं, बैंक का कोई ड्राफ्ट बना के दे दिया, बैंक ड्राफ्ट, ये सब नॉन लीगल टेंडर हैं। कोई लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब जो होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, ये सब ऑप्शनल मनी का पार्ट कहलाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला होता है आपका बैंक मनी। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, बैंक मनी। अब बैंक मनी थोड़ा ध्यान समझिएगा, बैंक मनी क्या कहते हैं। बैंक मनी जो होते हैं, जो भी पैसा बैंकों से चेक के थ्रू विड्रॉ किया जाता है उसको बैंक मनी कहा जाता है। तो विड्रॉ किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है थ्रू चेक्स, चेक्स के थ्रू जब विड्रॉ करते हैं तो उसको बैंक मनी कहते हैं। उसके बाद होता है सर प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी से क्या समझते हैं, प्लास्टिक मनी का मतलब होता है जो क्रेडिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी में आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जिसको एटीएम कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड। तो ये सब जो होते हैं आपके मनी के टाइप होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टाइप्स ऑफ मनी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे अब आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को सर बहुत ईमानदारी से आपको समझना पड़ेगा। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है जो रिजर्व मनी होता है, M0 उसको कहते हैं। उसके बाद होता है M1, उसके बाद होता है M2, उसके बाद होता है M3, उसके बाद होता है M4। ठीक, हम आगे समझेंगे आराम से। ठीक है, मनी सप्लाई में सबसे पहले आता है M0। M0 जो होता है मनी मल्टीप्लायर का काम करता है। जो स्टॉक्स इन द इकोनॉमी होता है ना, स्टॉक्स जो इकोनॉमी में पैसा होता है, मनी, मनी का जो स्टॉक होता है, उसको मेजर करने के लिए चार मॉनेटरी एग्रीगेट लेते हैं, M1, M2, M3, M4। देखो पैसा अलग अलग टाइप से चीजें चलती हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो मनी में पैसे का स्टॉक होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेट कितना हो रहा है, उसमें पब्लिक कैश कितना है और बैंक के पास हमने कितना जमा कराया, हमने कितना जमा कराया। ठीक है, उसको करेंसी इन सर्कुलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कोई बंदा है, इसका सेविंग्स अकाउंट है मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में अगर इसका 5,000 रुपए जमा है तो 5,000 रुपए किसका पार्ट होगा बताओ? करेंसी इन सर्कुलेशन का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद आता है डिपॉजिट विद आरबीआई। देखो मनी जो इकोनॉमी में है वो चार जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा डिपॉजिट विद आरबीआई, तीसरा होता है बैंक्स और चौथा होता है पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस। बात समझ में आ रही है? करेंसी इन सर्कुलेशन में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कि भैया लोग अपने पास रख लें फिजिकल कैश, दूसरा होता है कि जो बैंक के साथ बैंक के पास कैश के रूप में रखा जाता है। उसके बाद डिपॉजिट विद आरबीआई की जब बात करते हैं तो पहला बैंकों का डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होता है, ठीक है, और अदर डिपॉजिट अगर आरबीआई के पास होता है, जैसे आईएमएफ ने पैसा दिया, जैसे किसी फॉरेन बैंक का पैसा यहां पर आया तो उसको अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के केस में माना जाता है। जनरली 90% जो आरबीआई के पास पैसा रहता है वो किसका होता है? बैंकों का होता है। 10% किसका होता है? अदर डिपॉजिट आरबीआई के साथ होते हैं। बैंक के पास आइए, बैंक के पास भी दो टाइप से पैसे होते हैं। पहला डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में दो चीजें होती हैं, पहला एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग्स अकाउंट। तो जो लोग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पैसा रखेंगे उसको डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। टाइम डिपॉजिट में क्या आएगा?
फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी में जब पैसा रखेंगे तो टाइम डिपॉजिट कहेंगे। बैंक के पास सबसे ज्यादा पैसा कहाँ रखता है? टीडी में रखते हैं यानी टाइम डिपॉजिट में रखते हैं। उसके बाद पोस्टल ऑफिस की बात करिए। पोस्टल ऑफिस में क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में होता है और सबसे ज्यादा जो है वहां पर भी टाइम डिपॉजिट में पैसा रखा जाता है। बात समझ में आ गई? यानी मनी इन और इकोनॉमी में क्या क्या पैसा हमारे पास कहां कहां रखा जाता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक और पोस्टल। पोस्टल के साथ भी, पोस्ट के साथ भी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, बैंक के साथ भी टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट विद आरबीआई के साथ बैंकों का डिपॉजिट, अदर बैंक डिपॉजिट, और करेंसी इन सर्कुलेशन में फिजिकल कैश और कैश विद बैंक। पूरे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा जो है किसके पास है? बैंकों के टाइम डिपॉजिट में। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बैंकों के टाइम डिपॉजिट में है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। पूछा जाएगा पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, तो बैंकों के टाइम डिपॉजिट में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लोगों के पास फिजिकल कैश के रूप में। पहला सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बैंकों के टाइम डिपॉजिट में। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? फिजिकल कैश के रूप में पब्लिक के पास। और तीसरा सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है बताओ? बैंकों के डिमांड डिपॉजिट में, यानी बैंकों के करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बैंकों के टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में। उसके बाद दूसरे नंबर पर पैसा फिजिकल कैश के रूप में आता है करेंसी इन सर्कुलेशन में। और तीसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बैंक, पूरे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर पैसा रखने वाला कौन है? तो वो है डिमांड डिपॉजिट बैंकों का। बात समझ में आ गई? अब इसी को हमको अलग अलग चीजों में डिवाइड करना है। देखिए स्टॉक ऑफ मनी मार्केट जो है, मनी को समझना कि भैया पूरा पैसा कहां जाता है, इसको समझने से मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। अगर हम समझेंगे नहीं ना, हम इकोनॉमी में चीजों को समझते नहीं है, हमको ये समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये फैन जो चल रहा है वो कैसे चलता है। अब बताओ क्या फैन के बारे में हम कुछ भी जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। यानी पूरे इकोनॉमी को समझना है, मार्केट को समझना है, महंगाई को समझना है, जीडीपी ग्रोथ कराना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो मनी होता है हमारी इकोनॉमी में वो सबसे ज्यादा कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? करेंसी सर्कुलेशन में हो गया, डिपॉजिट विद आरबीआई हो गया, बैंक हो गया और पोस्टल हो गया यानी पोस्ट ऑफिस हो गया। इन सब के आधार पर हम मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्रॉब्लम क्या आ जाती है अगर मान लो एक साथ हम इसको समझने लगे, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है लिक्विडिटी किसी की कम है किसी की ज्यादा है। अब डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट दोनों में अंतर है, दोनों की लिक्विडिटी किसी इसकी कम होती है इसकी ज्यादा होती है। हम अगर समझेंगे नहीं, हम अगर डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे आधार पर मेरे घर के सारा डिसीजन ले लिया जाता है कि भैया उनका घर ऐसे ही होगा, ये आदमी ऐसा है तो सारा लोग ऐसा ही होगा। नहीं भैया, हमारे घर में हम हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, जो भी लोग हैं भैया उन सब के विचार अलग अलग होते हैं, उन सब की भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो आपको हर एक चीज को जानना होगा। यानी स्टॉक मनी को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है बहुत सारे मॉनेटरी एग्रीगेट्स में, M1, M2, M3 और M4 कहा जाता है। ये सेग्रीगेशन हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को पॉलिसी बनाने के लिए, सेंट्रल बैंक को मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मनी सप्लाई को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई को हम अच्छा करने के लिए जो है M1, M2, M3 और M4 का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? करेंसी सर्कुलेशन फिजिकल कैश कितना है बताओ? 85%। कैश विद बैंक के पास कितना है? 15%। बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है, बताओ सबसे ज्यादा पैसा इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा कहां होता है? सबसे ज्यादा पैसा होता है बैंकों के टाइम डिपॉजिट में। उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा कहां होता है? उसके बाद होता है फिजिकल कैश के रूप में करेंसी इन सर्कुलेशन में। उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा कहां होता है? उसके बाद होता है पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में होता है। बात समझ में आ रही है? जब तक हम M1, M2, M3, M4 को समझने के लिए M0 को नहीं समझेंगे, ये रिजर्व मनी क्या होता है, रिजर्व मनी को अगर हम समझेंगे नहीं तो इकोनॉमी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बात समझ में आ रही है? आरबीआई का डिपॉजिट समझना है। आरबीआई का पहला हो गया बैंकों का डिपॉजिट, दूसरा हो गया अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। जैसे मान लीजिए आईएमएफ ने पैसा दिया, आईएमएफ ने जब पैसा दिया तो उसको क्या कहेंगे? डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। जैसे मान लीजिए कि आईडीबीआई कोई फॉरेन बैंक है, आईडीबीआई कोई फॉरेन बैंक है, इस फॉरेन बैंक का पैसा आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। लेकिन मान लो कोई एसबीआई है, एसबीआई अपना पैसा जो है आरबीआई के पास रखता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। यानी आपके देश का कोई भी बैंक अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखता है तो उसको बैंकर्स डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन बैंक या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर पैसा रखता है तो उसको अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के नाम से जाना जाता है। और सबकी लिक्विडिटी अलग होती है। लिक्विडिटी का मतलब
मतलब होता है पैसा, मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, मनी मल्टीप्लाई सबका अलग अलग होता है, इस बात को याद रखिएगा। और मनी मल्टीप्लाई के लिए ही हमको M1 M2 M3 M4 में सेग्रीगेट किया गया है और इसको मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से जाना जाता है। अब आता है सर M0 क्या होता है। M0 M1 समझाऊंगा, पहले सबसे पहले समझिए रिजर्व मनी किसको कहते हैं। रिजर्व मनी जिसको M0 के नाम से जाना जाता है। M0 जो होता है बेस लेवल होता है मनी सप्लाई का इकोनॉमी में, यानी पूछा जाएगा इकोनॉमी में मनी सप्लाई का बेस लेवल क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई का बेस लेवल क्या होता है, बताओ क्या बताओगे। बेस लेवल को बताने के लिए आप बोलोगे रिजर्व मनी, और रिजर्व मनी को क्या कहेंगे, रिजर्व मनी को M0 के नाम से जाना जाता है। अच्छा रिजर्व मनी में क्या क्या आता है सर ये बता दीजिए। तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन होता है वो डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई और करेंसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, M0 के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, M0 जो होता है, सुनिए ध्यान से एक बार सुनिए, M0 डिपॉजिट करेंसी सर्कुलेशन में कितना है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कितना है, उसको क्या कहेंगे, उसको M0 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। M0 जो रिजर्व मनी होता है उसमें कौन कौन होता है, उसमें जो करेंसी सर्कुलेशन में होता है, सर्कुलेशन करेंसी सर्कुलेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहला फिजिकल कैश और दूसरा कैश विद बैंक। उसके बाद डिपॉजिट विद आरबीआई कौन कौन होता है, बैंकर्स डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, M0 कहा जाएगा, लिख लिए। चलिए उसके बाद M1 क्या होता है। M1 सबसे पहला फिजिकल कैश, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई और बैंकों का डिमांड डिपॉजिट। सुनिएगा ध्यान से, M1 टिपिकल है थोड़ा सा। M1 क्या होता है, फिजिकल कैश, डिमांड डिपॉजिट, बैंकों का डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसको M1 कहा जाता है। M1 क्या होता है बताओ, M1 में फिजिकल कैश आता है, उसके बाद आता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई और बैंकों का डिमांड डिपॉजिट आता है, ये M1 हो गया। उसके बाद होता है M2। M2 में क्या करेंगे, M2 देखो M1 में तो ये तीन चीजें होती थी, लेकिन M2 में क्या क्या, और ये तीन तो होता ही है, लेकिन पोस्टल ऑफिस के जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, M2। बहुत ध्यान समझिएगा, फिर से समझिए, जो फिजिकल कैश हमारे पास है, जो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, जो बैंकों का डिमांड डिपॉजिट है, उसको क्या कहेंगे बताओ, M1 कहेंगे। M2 में क्या होगा, M2 में भैया फिजिकल कैश हमारे पास जो है वो है, अदर डिपॉजिट आरबीआई का जो है वो है, बैंकों का जो अदर डिमांड डिपॉजिट है वो है ही है, लेकिन उसके साथ में पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड डिपॉजिट ऐड कर लेते हैं, उसको M2 कहा जाता है। यानी M2 कहने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बहुत अच्छी बात है भैया, M1 तो होगा ही होगा, लेकिन अब देखो ये तीनों हैं, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया है, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट ऐड हो गया है। अब M3 की बात कर लीजिए। M3 जो होता है इसमें फिजिकल कैश होता है, अदर डिपॉजिट आरबीआई का, बैंकों का डिमांड डिपॉजिट और बैंकों का टाइम डिपॉजिट। बैंकों का टाइम डिपॉजिट कहां होता है, M3 में होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बैंकों का टाइम डिपॉजिट किस में होता है सर, M3 और M4 में होता है। अब ध्यान समझिएगा, M3 में कौन कौन होता है, देखो M1 में कौन कौन था, फिजिकल करेंसी था, अदर डिपॉजिट आरबीआई का, बैंकों का डिमांड डिपॉजिट। M3 में क्या होता है, देखो M2 में क्या है, 1 2 3 4, तो M3 में 1 2 3 4। अब ध्यान समझिएगा, M2 में क्या है, अब M3 अगर निकालना है तो आपको M1 में क्या कर देना है, बैंकों का टाइम डिपॉजिट ऐड कर देना है। M3 निकालना है तो M1 में टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम में जो है उसको ऐड कर दीजिए, बहुत आसान टेबल है। M1 में देखो क्या है, करेंसी, फिजिकल कैश कितना है, अदर डिपॉजिट कितना है बैंकों का, और बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट कितना है। M3 निकालना है तो फिजिकल कैश कितना है, अदर डिपॉजिट कितना है, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट कितना है, बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट कितना है। और M4 निकालना है तो आपको फिजिकल कैश लेना है, अदर डिपॉजिट आरबीआई का लेना है, फिर बैंकों का डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट लेना है, उसको M4 के नाम से जाना जाता है। जिसमें ये टाइम डिपॉजिट होता है, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आते हैं उसको हटा दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस के डिमांड टाइम डिपॉजिट में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, उसको हम हटा देते हैं। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है सर M1 की। बात समझ में आ रही है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कौन होता है, M1 का। सबसे कम किसका होता है, M4 का। देखो थोड़ा ध्यान से, ये फिजिकल कैसे घूमता रहता है, बैंकों के पास है, जब मन करेगा तब निकाल लेंगे। अदर डिपॉजिट आरबीआई, सॉरी ये अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास है, वो भी जब मन करेगा तब निकाल लेंगे, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट जो है वो भी हम निकाल लेंगे कभी भी। लेकिन अब M4 में देखिएगा, ये है टाइम डिपॉजिट महाराज, ये है टाइम डिपॉजिट। अब ये दोनों टाइम डिपॉजिट है तो हम समय से पहले नहीं निकाल सकते, और समय से पहले नहीं निकाल सकते तो बताओ क्या होगा, ये कम लिक्विडिटी होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। यानी याद रखिएगा फॉर्मूला, M1 में कौन कौन आता है, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट बैंक का, M4 में M3 प्लस ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा,
सबसे पहले M0 को क्या कहा जाता है? M0 को रिजर्व मनी कहा जाता है। M0 का मतलब होता है पब्लिक के पास फिजिकल कैश कितना है, बैंकों के पास कैश कितना है, बैंकों के आरबीआई के पास बैंकों के डिपॉजिट कितने हैं, और आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट कितने हैं। यानी पूरे आरबीआई की पूरी कहानी और पूरे करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी करेंसी इन सर्कुलेशन और आरबीआई का डिपॉजिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रिजर्व मनी M0 आ जाएगा। M0 को हाई पावर्ड मनी, इसी को बेसिक मनी, इसी को प्राइमरी मनी कहा जाता है। दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, फिजिकल कैश हमारे पास है तो ही हम डिमांड डिपॉजिट करेंगे। बैंकों का डिपॉजिट आरबीआई के पास है, इसका मतलब टाइम डिपॉजिट हुआ है। अदर डिपॉजिट है तो इसको खर्च करेंगे। बैंक के पास कैश होगा तो डिमांड डिपॉजिट में ऐड किया जाएगा। यानी रिजर्व मनी जो होता है सबका पापा होता है, और रिजर्व मनी से ही चीजें बनती हैं। तो रिजर्व मनी में दो चीजें आती है, करेंसी इन सर्कुलेशन और डिपॉजिट विद आरबीआई। और सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड कौन होता है? M1 होता है, नैरो मनी कहा जाता है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी दैट आर रेडिली अवेलेबल टू ट्रांजेक्शन, जब मन करे तब निकाल के दे दो, जब मन करे तब खर्च कर दो, उसको बोला जाता है नैरो मनी। और मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब जो जहां डालो वहीं बह जाएगा, वो लिक्विड कहलाता है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन में M1 सबसे लिक्विड होता है। और सबसे कम लिक्विड कौन होता है? तो बताइए उसका सबसे कम लिक्विड कौन होता है? सबसे कम M4 में होता है। नैरो मनी किसको कहेंगे? रिजर्व मनी किसको कहेंगे? अब आइए ब्रॉड मनी किसको कहेंगे? रिजर्व मनी M0 को कहा जाता है, नैरो मनी M1 को कहा जाता है, ब्रॉड मनी किसको कहते हैं? M3 जो है वो ब्रॉडर मनी होता है, क्योंकि वाइडर रेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट को ये करता है और आर लेस लिक्विड कंपेयर टू कंपोनेंट ऑफ M1। ब्रॉडर मनी M3 और M4 को कहा जाता है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, M1 और M2 को क्या कहते हैं? नैरो मनी कहते हैं। M3 M4 को क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी कहते हैं। नैरो मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ब्रॉड मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर देख रहे हो टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है तो लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है तो ब्रॉड मनी है। बाद में आ रही समझ, पैसा बहुत देर तक चलेगा। देखो ऐसा है कि मैं पैसा उड़ा रहा हूं तो उड़ा रहा हूं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं रख रहा हूं तो पैसा मेरा लंबा चलेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए M3 M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, M1 M2 को नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। ऐसा है कि M3 को ही बोला जाता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई M3 को क्यों कहते हैं? क्योंकि पब्लिक कैश, अदर डिपॉजिट, बैंकों का टाइम डिपॉजिट, बैंकों का डिमांड डिपॉजिट सब ऐड कर देते हैं तो इसलिए M3 कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस में उतना कुछ ज्यादा है नहीं, है ना, उसको इग्नोर किया जा सकता है, इसीलिए बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में M3 को मनी सप्लाई के नाम से जाना जाता है। बैंक्स डू मोर लेंडिंग व्हेन देयर इज मोर ब्रॉड मनी इन द सिस्टम। तो जितना ज्यादा ब्रॉड मनी होगा, जितना हम पैसा बचा के रखेंगे, उतना लोन दे पाएंगे, उतना आगे हम बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पैसा को बचा कर रखना चाहिए। यानी ब्रॉड मनी जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, नैरो मनी जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन होगा, तो उससे चीजें खराब होती हैं। M1 M2 को नैरो मनी कहते हैं, M0 को रिजर्व मनी कहते हैं, M3 M4 को ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई? M3 को ही मनी सप्लाई के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? बताइए। अब आइए, अब आते हैं मनी सप्लाई। जो मनी मल्टीप्लाई होता है ना, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है कि भैया हमने, आरबीआई ने क्या करा, 1,000 रुपए छापा और वो कुछ दिन बाद वो 2,500 रुपए बन गया। कैसे बन गया? ये कैसे हो गया? अंदर की बात क्या है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आरबीआई जो है किसको किसको इशू करता है? 500 रुपए के, 100 रुपए को, 50 रुपए को, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, तो ये आरबीआई नोट इशू करता है। और 1 रुपए का क्वाइन हो गया, सॉरी 1 रुपए का नोट, और सारे क्वाइंस को इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये खुद ही अपने इशू करता है। तो ये जो पूरा आरबीआई इशू करता है इसको रिजर्व मनी कहा जाता है, और इसमें 98% होता है। और बाकी ये 2% में जो होता है वो इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन इसमें होता है? ये होता है। सबसे कम कौन होता है? ये होता है। रिजर्व मनी किसको कहते हैं? मनी सप्लाई के केस में, मनी मल्टीप्लाई के केस में इसको कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब प्रॉब्लम यह आ रही है, सर पैसा कैसे छापेंगे? कितना पैसा छापेंगे? पैसा उतना ही छापेंगे जितना बैंक अपने पास पैसा रख पाएगा। बात समझ में आ रही है? जितना रिजर्व आप रखेंगे उतना ही पैसा छाप सकते हैं, बस क्लियर। रिजर्व जितना रखेंगे उतना ही पैसा आपको छापने का अधिकार दिया गया है। लेकिन 100 करोड़ रुपए अगर आपके पास है, 100 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे लिखते हैं कि मैं धारक को 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी 2,000 रुपए कल को लेने आ जाए तो आपको देना पड़ेगा, 2,000 रुपए का कोई सामान लेने आ जाए तो आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो रिजर्व अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही छाप सकते हैं, इससे ज्यादा छाप नहीं सकते। ये पहले का नियम था।
आइडियल सिनेरियो में क्या होता है कि भैया जितना रिजर्व है उतना ही पैसा आपके सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम फॉलो करते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कुछ पैसा एक लिमिट तक हम रखेंगे तो हम उसके बाद जो भी जितना भी नोट छापना चाहें छाप सकते हैं। अगर उस लिमिट से पैसा कम हुआ तो हम फिर नहीं छाप सकते नोट, ठीक है। तो आइडियल सिनेरियो में होना ये चाहिए कि रिजर्व जितना है उतना ही हमारे पास करेंसी हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस में हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें रिजर्व जो होता है, रिजर्व जो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, और यहाँ पर रिजर्व कम रखते हैं और टोटल करेंसी जो है हमारे पास ज्यादा होती है। यानी अगर रिजर्व मैंने रखा 500 करोड़ का और मैं प्रिंट कर दिया हूं 1000 करोड़ रुपए, ऐसा भी होता है। अब थोड़ा आगे ध्यान समझिएगा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम पहले हम क्या फॉलो करते थे, 515 करोड़, जिसमें 115 करोड़ करोड़ का गोल्ड हुआ करता था, 400 करोड़ रुपए का क्या हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज। बाद में हमने 515 करोड़ को भी कम कर दिया, अब हमने बोला 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए अगर बैंक के पास है, आरबीआई के पास है, तो वो नोट छापने का पूरा अधिकार रखती है, ठीक है। मिनिमम रिजर्व रखना है, जिसमें से 115 करोड़ अभी भी गोल्ड है और 85 करोड़ रुपीस जो है वो कैश भी हो सकता है, रुपीस हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकता है, टी बिल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट को यानी 85 करोड़ रुपए को आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। आरबीआई इज empowered टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट इफ इट मेंटेन्स द मिनिमम रिजर्व। अगर आप मिनिमम रिजर्व को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी लिमिट तक नोट को छाप सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मैनेज्ड पेपर करेंसी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनेज्ड पेपर करेंसी सिस्टम कहा जाता है। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, 1956 में अडॉप्ट किया था, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि भैया जितना रिजर्व रखो उतना ही छापो, इसलिए रिजर्व और छापने में दोनों में अंतर हो जाता है। लेकिन हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया, इसीलिए हम अपने पैसे को मैनेज्ड पेपर करेंसी सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा जैसे कह रहा है ना कि 1%, मतलब जितना रिजर्व है उसका लेस देन 1% हमारे पास क्या है। देखो हम जितना पैसा प्रिंट करते हैं उसका लेस देन 1%, जैसे मान लो हम 100 रुपए प्रिंट करते हैं, हम 1 रुपए भी रिजर्व नहीं रख पाते हैं, इसलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम फॉलो करते हैं कि भैया 200 करोड़ रुपए हमारे पास होना ही चाहिए। अब आगे देखिएगा, हम मान लीजिए किसी भी कार रिजर्व रिक्वायरमेंट हमारा 40 है, ठीक है। हम 1000 रुपए क्या करते हैं, रिजर्व मनी में इंजेक्ट करते हैं, मार्केट में इंजेक्ट करते हैं। तो इंजेक्ट करेंगे तो रेपो ऑपरेशन से, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से, एमएसएफ से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, जो हम आगे बाद में बात करेंगे। 100 रुपए अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में ये जाता है, बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सेक्टर के पास जो है 1000 रुपए बढ़ जाता है। जैसे मान लो इसके पास 10 रुपए पहले था, 1000 और आ गया तो 1000 और बढ़ गया, 1000 और बढ़ गया तो 40% रिजर्व रिक्वायरमेंट है, यानी बैंकिंग सेक्टर 40% यानी 1000 का 40% यानी 400 रुपए किसके पास रख देगा, वो आरबीआई के पास रख देगा। कितना लोन दे देगा बताओ, लोन अगर किसी कंपनी को देना होगा तो 600 रुपए देना होगा। अब ये कंपनी जो है लोन ले ली, कंपनी भी खर्च करेगी, किसी और कंपनी के पास जाएगा 600 रुपए, ये 600 रुपए फिर डिपॉजिट होके कहाँ आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा। फिर से समझिएगा, आरबीआई ने डिसाइड करा है बैंकों को रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% का है, यानी टोटल पैसा जो भी इनके पास होगा उसका 40% ये आरबीआई के पास रख देंगे। यानी रिजर्व मनी में 100 रुपए इंजेक्ट करा गया तो बैंकिंग सेक्टर के पास 100 रुपया, 1000 रुपए आ गया, 1000 में से 400 रुपए कहाँ रख दिया, आरबीआई के पास रख दिया, बचा कितना, 600 रुपए। अब ये 600 रुपए लोन दिया, लोन के बाद फिर घूम फिर के कहाँ आ गया, ये बैंकों के पास आ गया, 600 रुपए फिर बैंकों के पास आ गया। अब ध्यान समझिएगा, 1000 रुपए इंजेक्ट हुआ था तो 400 रुपए आरबीआई के पास चला गया, 600 रुपए लोन दिया गया। अब 600 रुपए लोन दिया गया, फिर बैंकों के पास आया, बैंक इसका फिर 40% यानी 240 रुपए किसके पास दे देगा, आरबीआई के पास दे देगा, 360 रुपए फिर लोन दे देगा। 360 रुपए लोन दिया, फिर घूम फिर के, मैं ऐसे आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूं जिसमें हम करेंसी यानी कैश के रूप में एक भी पैसा रख नहीं रहे हैं। ध्यान समझिएगा फिर से, हाँ सुनो, सोना नहीं है, कैश के रूप में मैं एक भी पैसा रखता नहीं, जो भी पैसा आता है वो सीधे कहाँ रख देता हूं, मैं बैंकों के पास रख देता हूं। तो के केस में ये कहानी है, कैश में रख लूंगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, नींद खोल दीजिए, 1000 रुपए मैंने जमा किया तो रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है हमारा, 400 रुपए, यानी 400 रुपए आरबीआई के पास चला गया। हमने लोन कितना दिया, 600 का, 600 का लोन दिया, लोन वाले फिर सीधे कंपनी को दिए, कंपनी वाला सीधे फिर बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक में जैसे जमा हो गया तो 240 फिर आरबीआई के पास चला गया, 40%, 600 का 40% कितना होता है, 240 रुपए होता है।
360 लोन के पास गया, 360 लोन के पास गया, फिर 144 रुपए जमा हो गया, 216 रुपए गया, 216 रुपए गया, फिर 86.4 रुपये यानी 40% जमा हो गया, 129 रुपए गया, 129 जैसे गया उसका 40% यानी 51 रुपए जमा हो गया, 77 रुपए गया। ऐसे ही करते कराते एक समय आएगा कि 0.78 रुपीज यानी ऑलमोस्ट 0 रुपए बचेगा। हमने देखा है कि आरबीआई ने 1,000 रुपए इंजेक्ट करा है और टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 1,000 रुपए इसके पास रिजर्व रिक्वायरमेंट में आ गया है। और लोन कितने का दिया गया बताओ? 1,500 रुपए का दिया गया है। बहुत ध्यान समझिएगा, हर बार आता था लोन, चला जाता था, बैंक आता था, चला जाता था। देखो मनी सप्लाई जितना तेज हो रहा है ना, मनी मल्टीप्लाई उतना तेजी से होता है। यानी देख रहे हैं 1,000 रुपए हम बैंक आरबीआई ने इंजेक्ट करा, लेकिन आरबीआई का रिजर्व रिक्वायरमेंट में ही 1,000 रुपए आ गया और 1,500 रुपए लोन भी दिया है। टोटल कितना हुआ बताओ? 2,500 रुपए। यानी अगर एक बार 1,000 रुपए अगर इंजेक्ट किया जाता है तो बैंक जो है टोटल कितना कर देता है उसको? 2,500 रुपए कर देता है, यानी 2.5 गुना बढ़ जाता है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, यानी आरबीआई ने रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% करा तो 1,000 आ गया, अवेलेबल कितना हो गया? 1,500, टोटल कितना हो गया? 2,500। अबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम टू क्रिएट डिपॉजिट मनी डिपेंड्स ऑन पोर्शन ऑफ इट विद पब्लिक होल्ड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। अगर आप करेंसी के रूप में होल्ड नहीं करेंगे, बैंकों को दे देंगे, तो बैंक तेजी से मनी मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप अपने जेब में रखना शुरू कर देंगे तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में मनी जो है डिपेंड करता है किस पर? जो हम कैश के रूप में रखते हैं। यानी हमने 1,000 जमा किया, अगर मैं कुछ भी कैश के फॉर्म में नहीं रखता हूं तो 2.5 गुना बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मनी मल्टीप्लाई निकालने का एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है। रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है? 1 अपॉन करके इनको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2.5%, 2.5 गुना आ जाएगा। अगर आप एक भी पैसा कैश के रूप में नहीं रखते हैं, कैश के रूप में एक भी पैसा नहीं रखते हैं, तो मनी मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 1,000 का 2.5 गुना यानी 2,500 रुपए हो जाता है। 100 का 2.5 गुना 250 रुपए हो जाता है। 10 का 2.5 गुना 25 रुपए हो जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, यानी मनी मल्टीप्लाई होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? बताओ। इसीलिए ये M0 होता है, रिजर्व होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? M0 कहा जाता है, रिजर्व मनी कहा जाता है। और इसी रिजर्व मनी को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, इसी को बेसिक मनी कहा जाता है, इसी को प्राइमरी मनी कहते हैं, इसी को मॉनेटरी बेस के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि मनी सप्लाई कैसे होता है, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, और इसके बाद बताया कि आपको लिक्विडिटी को सेग्रीगेट और एग्रीगेट कैसे करा गया था। M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, नैरो मनी किसको कहते हैं, ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं, मनी सप्लाई किसको कहा जाता है, ये बात भी मैंने बताई। मैंने आपको ये भी बताया सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, तो बैंकों के टाइम डिपॉजिट के पास है, उसके बाद फिजिकल कैश के रूप में है, उसके बाद बैंकों की डिमांड डिपॉजिट में सबसे ज्यादा पैसा होता है। इसको याद रखिएगा। स्टॉक हमने पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मनी पढ़ा, कौन कौन से मनी होते हैं, कमोडिटी मनी क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, मेटालिक मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, फिड्यूसी मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी क्या होता है, बैंक मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होता है। ये सारी बात हमने कर ली। अब मुझे उम्मीद है इस आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, आपको आराम से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा मेरे भाई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को दोबारा देखिएगा और स्पीड कम करके देखिएगा। गारंटी है आपको सब समझ में आएगा, कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को, इसी के नोट के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।